क्या मैंने लिखवा दिया था, देयर विल बी अ मैग्नेटिक मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू एल एसोसिएटेड विद दिस सर्कुलेटिंग करंट। यहां तक हो गया था ना? हम लोगों ने लिख दिया था म्यू एल। तो देखो जिन बच्चों को याद नहीं है मैं शुरू से बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या। देखो यहाँ पे 2-2 मार्क्स में या 4-4 मार्क्स में नोट्स लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को ये पता करना है कि एक पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और जिस पाथ में ये मूव कर रहा है उस पाथ की जो रेडियस है वो आर है। और हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होता है, और अगर करंट जनरेट होगा तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होगी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगी और दो अलग अलग हमें पोल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और डाइपोल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट ये हमको निकालना है। तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक सॉरी जो मूवमेंट होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने कल देखा था, आई एन ए, एम इज इक्वल टू आई एन ए। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एरिया डायरेक्शन की ओर होती है। एक्चुअल में ये भी करेक्ट नहीं है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो एरिया के डायरेक्शन की तरफ होती है। तो फिर किस तरफ होती है वो हम लोग देखेंगे क्लास, मतलब अभी इस डेरिवेशन के एंड में, कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किसकी तरफ होती है। इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में ये भी होगा। एक्चुअली क्या होता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में ये होता है। थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा हमको। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नेटिक मोमेंट का, m इज इक्वल टू आई एन ए, और हमको निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण पैदा होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला है जब m इज इक्वल टू आई एन ए वाला, इसको मैं अभी स्केलर फॉर्म में डिराइव करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम लोग बात उसकी भी कर रहे हैं कि एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, बात किसकी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के कारण। तो हम लोग यहाँ पे इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ना उसके मूवमेंट को हम लोग म्यू एल बोलेंगे। हमेशा क्या बोलते हैं एम, इस बार बोल रहे हैं म्यू एल क्योंकि इस बार कोई रियल में वायर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो ये तो एक ही लूप बना रहा है, समझ रहे हो ना। अगर एक वायर होता तो बहुत सारे लूप बना सकते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन एक ही जगह घूम रहा है तो एक ही लूप बना रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। उसके बाद एरिया, ये देखो अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और जो करंट होता है ये हमको पता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज घूम रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज होता है ई मान लिया हमने, और टाइम। अब देखो तो कितने टाइम के बाद वापस से यहाँ पे पहुंच रहा है, हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है। आप एक चीज देखो कि अगर मान लो यहाँ पे एक दरवाजा है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपको यहाँ से कोई पर्सन बार बार भागते हुए दिखाई देता है। जैसे कि आप मॉल में जाते हो तो वहां पे एक मशीन लगी होती है किसी भी शोरूम के बाहर में, पता है वो ये भी काउंट कर रही होती है कि कितने पर्सन अंदर गए। देखना नीचे लिफ्ट के पास लगी रहती है, वो ऊपर में काउंटर चल रहा होता है, वो देखता है कि ना कितने लोग अंदर जा रहे हैं। वो देखता है कि 1 घंटे में मान लो 600 लोग अंदर चले गए, तो देखो वो क्या करेगा, 3600 से डिवाइड कर देगा और उसको पता चलेगा कि 1/6 लोग 1 सेकंड में अंदर जाते हैं। सेकंड इसमें निकाल दिया मैंने। चलो इसको ऐसा कर लेते हैं कि मान लो 3600 लोग अंदर गए 1 घंटे में, तो 1 सेकंड में एक आदमी अंदर गए। लेकिन मान लो तुम चालाक हो, तुमने क्या किया, तो जस्ट ऐसे ही रहता है रेक्टेंगल शेप में, तुम अंदर घुसे गोल घूम के बार बार ऐसे ही कर रहे हो, तो क्या होगा, तुम एक इलेक्ट्रॉन की तरह तुमने लूप बना लिया और वो बार बार तुम ही को काउंट कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, उसको क्या लग रहा है बार बार नए लोग अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है तुम ही बार बार वो घूम रहे हैं। तो वो देखो तुम 1 घंटे में जितनी बार घूमोगे उतने लोग अंदर आए बोलेगा, बोलेगा या नहीं। तो वैसे ही ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जितनी बार घूम लेगा ये 1 घंटे में, हम लोग बोलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव किए। तो इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड कि कितनी देर बाद वापस से ये यहीं पे पहुंच जाता है, वो टाइम पीरियड हमको रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 2πr, और इसकी स्पीड हमने मान ली v, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2πr अपॉन t, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से t इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr अपॉन v। i की वैल्यू देखो q अपॉन t या 2πr बाई v, v को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ,
जैसे ही ऊपर ले जाऊंगा तो हमको मिल जाएगा करंट इज इक्वल टू क्या, ई वी अपॉन 2 पाई आर। इस वैल्यू को अब मैं पुट करूंगा। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ लूप 1 है, एरिया पाई आर स्क्वायर है, और करंट कितना है, ईवी अपॉन 2 पाई आर, ये मैंने निकाल दिया। तो अब मैं एम को म्यू एल से डिनोट करूंगा। मैंने इसको म्यू एल से डिनोट किया तो देखो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, आई की जगह पे रखूंगा मैं ई इंटू वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर, नंबर ऑफ लूप एक में, उसको मैंने लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला निकल आया, पाई से पाई कटा, स्क्वायर कर दिया इसमें, ई वी अपॉन ई वी आर अपॉन 2। ये मैग्नेटिक मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मूव कर रहा हो, किसी भी न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा हो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एकमात्र फॉर्मूला है ये, ई वी आर बाई 2। जिस भी ऑर्बिट पर घूम रहा है उसकी रेडियस है, ये उसकी वेलोसिटी है, ये उसका चार्ज है। अब यहाँ पे हमको एक खेल खेलना है। हम क्या करेंगे, चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन। तो म्यू एल इज इक्वल टू जाएगा ई, इसको मैं अंदर लिख देता हूँ एम वी आर, और नीचे वाला भी अंदर ले गया तो ये बन गया 2m। फिर मुझे याद आया कि ये जो एम वी आर है ये क्या होता है, जो बॉडी सीधी सीधी चल रही होती है ना उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है एम वी, और जो चीज गोल गोल घूम रही होती है उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, वो होता है एम वी आर। क्योंकि पंखे को जैसे ही बंद करो वो रुकता नहीं, उसके पास मोमेंटम है, वो चलते रहता है थोड़ी देर तक के। तो मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, एम वी आर। तो यहाँ पे देखो ये एम वी आर जो है ना, ये एंगुलर मोमेंटम है, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू एल इज इक्वल्स टू ई इंटू एल अपॉन 2m, और यहाँ से एल को भी नीचे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा फाइनली, म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2m। तो यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे दुनिया के किसी भी ऑर्बिट में रहे, उसके मैग्नेटिक मोमेंट और उसके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, आप रख देंगे, यहाँ पे मास पता है, आप ये रख देंगे, ये तो कांस्टेंट है ना। तो इसकी एक वैल्यू आएगी जिसको हम लोग एक नाम दे देंगे, उसी के ऊपर नोट्स आता है लिखने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कहाँ तक लिख दिया था हमने, there will be magnetic moment associated with this circulating current. Hence, mu L equal to, मैंने क्या लिखाया था इसको, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमने कहां से लिखा है वो भी देख लो, अगर याद नहीं रहता तो लिख लेना। हमको पता है m इज इक्वल टू आई एन ए होता है। यहाँ पे ये जो a है यही है पाई आर स्क्वायर, ये जो I है यही क्या है, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो, और इसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया है, म्यू एन। अगर एक वायर होगा तो एम बोलेंगे, लेकिन अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग उसके मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एल कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो यहाँ से हमको मिला म्यू एल इज इक्वल्स टू क्यू वी आर अपॉन 2। उसके बाद हमने क्या किया, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेना कि मल्टीप्लाइड बाय मास एंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमको मिलेगा म्यू एल इज इक्वल टू क्यू एम वी आर अपॉन 2m। यहां तक के लिख लीजिएगा। और म्यू एल इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2m, वेयर एल इज इक्वल टू एम वी आर, और एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और म्यू एल बाई एन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2n। क्यू क्या है, चार्ज, और मूव को हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोगों को पता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इतना लिखने के बाद लिखिएगा therefore ratio of magnetic dipole moment and angular momentum of an electron remains constant। अभी किसी भी ऑर्बिट पे घूम रहा हो और कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे बोला नहीं कि हाइड्रोजन है या हीलियम है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो किसी भी ऑर्बिट में हो, ये रेशियो इसके लिए कांस्टेंट होता है। जब यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करोगे तब आपको मिलेगा, लिख लीजिएगा, ये लिख लेना फ्रॉम द वेयर एल इज दिस, इसकी वैल्यू हमको मिलती है, अच्छा, इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज gyromagnetic ratio। gyromagnetic ratio आपको इसे डिफाइन करने के लिए कहता है और इसकी वैल्यू पूछता है। तो जब आप Q की जगह पे रखेंगे 1.6 into 10 to the power minus 19 और n की जगह पे रखेंगे 9.11 into 10 to the power minus 31, आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 8.8 into 10 to the power 10। 8.8 into 10 to the power 10, इसकी यूनिट क्या होगी, आप Q की जगह पे रखिए चार्ज इलेक्ट्रॉन का और n की जगह पे उसका मास रखिए। हाँ, तो इस रेशियो की वैल्यू आएगी, फिक्स है ये हमेशा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर केजी, ऊपर चार्ज है और नीचे मास, कूलम पर केजी। क्या बोल रहे हैं, वो रेडियस ऑफ गायरेशन अलग ही चीज है सर। वो गायरोस्कोप बनता है उसी के वो भी ऐसी रेडियल शेप है नहीं, गायरोस्कोप एक चीज ही अलग है, वो भी बिना गायरोस्कोप के ऐसा कहा जाता है कि हमारी मून लैंडिंग ही पॉसिबल नहीं। गायरोस्कोप जो एक मैकेनिकल डिवाइस है, ये सब क्वांटम लेवल की चीज है। अब जो गायरोस्कोप है उसका काम क्या होता है, तो एक रोटेटिंग बॉडी है और वो हमेशा एक ही डायरेक्शन दिखाती है। विदाउट गायरोस्कोप हम लोग मून पे लैंडिंग नहीं कर सकते। तो आपको भले नाम सेम दिखाई दे रहा है, बट ये क्वांटम लेवल की ये अलग चीज है, वो अलग चीज। वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहता है उसके कारण सारी चीजें एक्शन में आती है, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण सारी चीजें एक्शन में आ रही है। ठीक है, तो लिखिएगा गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसकी वैल्यू लिख लीजिएगा, ये होती है फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भाई यहाँ पे चार्ज डबल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो यही। अब इसके लिए इसके बाद लिखिएगा Bohr assumes that BOHR Bohr assumes that the angular momentum have a discrete set of values, सारे बच्चे केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो बताएंगे एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है h/2 पाई का मल्टीपल होता है। अगर वो पहले ऑर्बिट में है तो h/2 पाई, सेकंड ऑर्बिट में है तो 2h/2 पाई, थर्ड ऑर्बिट में है तो 3h/2 पाई। ये फिक्स वैल्यू है, where n is number of orbits, therefore n is equals to 1 2 3 ऐसे। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है तो उसका फॉर्मूला है h/2 पाई।
अगर पहले ऑर्बिट में है तो 1h/2 पाई, अगर सेकेंड ऑर्बिट में है, हाँ हाँ हाँ, तो अगर हमको क्या करना है, किस ऑर्बिट में ये पता चल जाए तो हम लोग उससे एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बोर एज्यूम दैट कि एक डिस्क्रीट सेट होता है तो जहां पे एल की वैल्यू होती है NH/2 पाई, जहां पे एच क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.63 into 10 to the power minus 34 यूनिट जूल पर हर्ट्ज या जूल सेकेंड। इसकी फीलिंग लेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों है ये जूल पर हर्ट्ज, आगे चल के लेंगे जब हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। 6.16 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट। आगे लिखिएगा, हाँ ये लिखना। बोर ने हमको ये बताया कि ये एल की वैल्यू होती है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। बस आप मुझसे पूछेंगे सर वो कौन से ऑर्बिट में रहता है, तो बोलूंगा तीसरे ऑर्बिट में। तो आप 3 इंटू प्लैंक कांस्टेंट और पाई की वैल्यू सबको पता है इतने जूल सेकंड जो है, उसके लिए हो जाएगी किसकी वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम। तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, म्यू एल इज इक्वल्स टू क्या था, क्यू एल अपॉन 2। इतनी आया ना, एम भी थे, हाँ एम भी एन। यहां से हम लोग एल की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमें बोर्ड ने बताया है कि ये होता है एंगुलर मोमेंटम, तो हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो म्यू एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एन एच अपॉन 2 पाई इंटू 2 यानी कि 4 पाई एम। अब देखो, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक ही ऑर्बिट में रहेगा, पहले ऑर्बिट में, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1 पहले ऑर्बिट में। एच की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है। तो यहां से आप लोग लिखिएगा स्टार पॉइंट फॉर हाइड्रोजन एटम, एक ही जो इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही ऑर्बिट में रहेगा, n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर म्यू एल इज इक्वल टू, अब हम सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, चाहो तो इसको रख के दिखा सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू एन की वैल्यू 1, उसके बाद इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू आप लोग रख लें इंटू 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो जब आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका आंसर आता है 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, कहीं पे आपको कूलम पर सेकंड मिलेगा, इस वजह से क्या होगा, वो एम्पियर बन जाएगा। ठीक है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड, दिस वैल्यू इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन, दिस वैल्यू इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। इतना क्लियर, तो बस यहाँ पे शॉर्ट नोट्स इसके ऊपर लिखने आता है, इसको आप लोगों को लिखना होगा। अगला हमारा टॉपिक है एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हेडिंग डाल लीजिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोगों ने सुना था,
लिखा हूं नाम और आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का क्या क्या काम है? हाँ वोल्टेज नहीं, करंट। तो हम लोग एज वोल्टमीटर भी बनाएंगे आज की क्लास में। मेन काम उसका क्या था, हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाए तो उसमें याद आ रहा है मीटर ब्रिज वगैरह में वो हमको ना करंट की डायरेक्शन बताता था और वैल्यू भी बताता था कि कितना एम्पियर है। लेकिन इसका मेन काम पता है क्या है, वही डायरेक्शन को बताना। हाँ इसका अपग्रेडेड नहीं, इसका अपग्रेडेड वर्जन बनेगा अमीटर। हाँ उसमें डायरेक्शन भले पता नहीं चलता लेकिन हमें डायरेक्शन पता है, हमें बस अब वैल्यू चाहिए। गैल्वेनोमीटर में हम लोग देखेंगे ना कि इसमें ना बहुत कम करंट को ये मेजर कर सकता है, अमीटर ज्यादा कर सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग गैल्वेनोमीटर को अमीटर बना देंगे और उसी को फिर वोल्ट मीटर भी बना देंगे। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं देखेंगे हम लोग, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। चलो हेडिंग आ गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिएगा, it is an instrument used for detection, it is an instrument used for detection and measurement of small electric current, used for detection of for detection and measurement of small electric current and voltage। जैसे कि मैंने नाम में ही लिख दिया है स्मॉल, मतलब बहुत छोटे छोटे करंट को मेजर कर पाता है। तो हमको इस तरह डायरेक्शन स्मॉल करंट एंड वोल्टेज। यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक्चुअली इससे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि कोई कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। अगर टॉर्क लगता है तो कोई बॉडी क्या करती है, घूम जाती है, रोटेट होती है टॉर्क लगता है। हाँ तो यहाँ पे भी हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब इसमें एक कॉइल होगी, अब उसमें से करंट पास होगा और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो उसके ऊपर टॉर्क लगने वाला है और टॉर्क लगेगा तो वो क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो बस ये पॉइंटर हमको ना घूम के वही बताएगा कि उसमें से कितना करंट पास हो रहा है। अब ये जुगाड़ हमको कैसे लगाना है, भाई कॉइल तो मूव कर जाएगी लेकिन कितना करंट पास हुआ वो हमें कैसे पता चलेगा, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है कि इसमें ना आमने सामने दो मैग्नेट होते हैं। याद आ रहा है हम लोगों ने जब टॉर्क निकाला था किसी कॉइल तो उसके आमने सामने दो मैग्नेट रखे थे लेकिन उनका फेस एकदम रेक्टेंगुलर था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको देखो, आप इसको देख सकते हो कि सर्कल के दो पार्ट जैसे हैं कि नॉर्थ पोल तो साउथ पोल। तो इस बार अब आपका मैग्नेट कुछ इस तरीके से है और बीच में हम लोग क्या किए हैं, एक सिलेंडर लेते हैं एकदम सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का इसलिए लेते हैं कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। तो दो मैग्नेटाइज बॉडी आपस में रहेगी तो ज्यादा अच्छे से एक दूसरे से कांटेक्ट करती है, रिएक्शन करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में देखो हमने दोनों साइड में दो अलग अलग पोल्स लगाए किसी मैग्नेट के। एक्चुअली में एक ही मैग्नेट होता है, यहाँ पे देखो ये है एक ही मैग्नेट। इसके इस एंड को भी हमने ऐसा कर दिया, उसके उस एंड को भी ऐसा कर दिया और बीच में क्या किया हम लोगों ने, एक सिलेंडर लगा दिया है। ये सिलेंडर भी सॉफ्ट आयरन का होता है। सॉफ्ट आयरन का इसलिए क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में रहने के कारण ये खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर ना पूरी कॉइल लपेट दी। ये देखो कॉपर के वायर से हमने पूरी क्या की, कॉइल को लपेट दिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल है तो क्या अभी इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। कब लगेगा टॉर्क, जब इसमें करंट जाएगा। जैसे इस कॉइल से करंट जाएगा, करंट जाता है तो ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और पहले से किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में है तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है वो रिएक्ट करती है और ये कॉइल घूम जाती है। इसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, बिना करके हम लोगों ने याद तो किया था NIAB। देखो कोई भी चीज तभी घूमती है जब उस पर टॉर्क लगता है। तो ये कॉइल जिसमें से करंट पास हो रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में थी तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क कितना होगा, उस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स उस पर डिपेंड करेगा, उसमें से कितना करंट पास हो रहा है, उस कॉइल का डायमेंशन क्या है, मतलब उसका एरिया क्या है
और वो कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। इन चारों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर कितना टॉर्क लगेगा। अगर इसके ऊपर टॉर्क लगेगा तो ये अपनी जगह से घूम जाएगी। अब देखो नंबर ऑफ करंट, सॉरी नंबर ऑफ लूप ये तो कांस्टेंट रहेंगे। एक बार कॉइल बना दी, उसके बाद इसका एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, और हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रखी। इसका मतलब अब इसमें जो टॉर्क लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ करंट। करंट भी तो हो सकता है ना, करंट कांस्टेंट भी हो सकता है, बट आपको करंट भी तो मेजर करना है हर बार करंट को चेंज करोगे तो टॉर्क भी हर बार अलग अलग होते जाएगा। आप नंबर ऑफ लूप चेंज नहीं कर सकते, उसका एरिया चेंज नहीं कर सकते, एक मैग्नेट हमेशा के लिए लगा दे और लूप भी चेंज नहीं कर सकते। आपको हर बार अलग अलग करंट मेजर करना है। एक ही करंट हर बार मेजर करोगे नहीं, हर बार अलग अलग करंट मेजर करना है ना। तो हर बार जब अलग अलग करंट होगा ना तो टॉर्क भी अलग अलग लगेगा। ज्यादा टॉर्क लगेगा तो ज्यादा घूमेगा, कम टॉर्क लगेगा तो कम घूमेगा। और इसमें एक दिक्कत है कि जैसे इसके ऊपर टॉर्क लगा, अब वो टॉर्क जो है वो कांस्टेंट लगा रहेगा, तो घूमते 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 वो तो पूरे घूम जाएगा। तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग कहां से मिलेगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सिलेंडर था ना, इसके ऊपर और नीचे ऐसी स्प्रिंग लगाते हैं। आपने मॉर्टिन की कॉइल देखी होगी, उस कॉइल शेप की यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये स्प्रिंग लगाते हैं। बचपन में हम लोगों ने खिलौने में देखा था, ऐसे चाबी भरते थे तो उसमें जो स्प्रिंग लगी रहती थी वो भी ऐसी हेलिकल होती है, तो उसको हम लोग क्या 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 करते थे, घुमाते थे। तो वैसे ये क्या करेगा, सिलेंडर इसको ना घुमाने की कोशिश करेगा। अब वो है स्प्रिंग, क्या वो इतना इजीली घूमेगी? इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये घूमने की कोशिश कर रही तो अपने साथ में ना स्प्रिंग को भी घुमा देगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घुमाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग रखी हुई है, मान लो ये कोई मोटी सी स्प्रिंग लगी हुई, ये एक स्प्रिंग सस्पेंशन है किसी कार का, मैंने निकाल के ले आया। अगर मैं इसके ऊपर 10 kg का वेट रखूंगा तो हो सकता है कि ये 1 सेंटीमीटर नीचे चले जाए, क्योंकि इसने क्या किया, स्प्रिंग ने एक फोर्स लगाती है हमेशा। हाँ, तो इसके ऊपर देखो कंप्रेशन लगाया आपने, तो ये भी ना रिएक्शन फोर्स लगाती है। जब वो फोर्स इक्वल हो जाता है तो वहां पे ये जो है ना रुक जाएगा। अब सोचो इस जगह मैंने 100 किलो वजन लगा दिया, तो क्या वो सेम डिस्प्लेसमेंट देगा क्या? नहीं, 100 किलो वजन की गाड़ी तो ज्यादा ही नीचे हो जाएगा। अभी भी 100 किलो फोर्स ऑफर करेगा, लेकिन उसके लिए इसको बहुत दबना पड़ेगा। के एक्स लीनियर स्प्रिंग होती है कि जो हम फोर्स लगाते हैं ना, पता है वो होता है के इंटू एक्स। अब देखो के जो होता है ना वो स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, तो ये बताता है कि 1 mm मूव करने के लिए तुमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। हर स्प्रिंग की एक खास बात है। मान लो ये जो स्प्रिंग है ना, उसको अगर आपको 1 mm दबाना है तो आपको 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, स्प्रिंग उतनी टफ होती है, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको 1 mm मूव करने। वैसे ही क्या होती है, हमारे पास ये हेलिकल स्प्रिंग्स होती है, इसके एक एंड को हम लोग फिक्स कर देते हैं। अब इस एंड में कुछ लगाए और इसको जैसे ऐसा घुमाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये इसको घूमने नहीं देगी। इसके चाबी भर देते, याद है, धीरे धीरे वो टाइट होते जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि आप चाबी दे नहीं पाओ, क्योंकि इतना ज्यादा टॉर्क नहीं लगा सकते। तो क्या होगा, इसको जैसे जैसे हम घुमाने की कोशिश करेंगे ये एक अपोजिट फोर्स लगाती है। जैसे लीनियर स्प्रिंग में F इज टू के एक्स होता है, वैसे हेलिकल स्प्रिंग में होता है के पाई। इसमें जो मोशन होता है देखो वैसा लीनियर मोशन होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। तो कितना एंगल उसने मूव किया वो। तो इसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पर रेडियन एंगल के लिए। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इसका। अब देखो जिनको समझ में नहीं आया वो एक चीज बस जान लो कि जब भी हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं ना, तो वो भी बदले में एक फोर्स लगाती है। अगर वो स्प्रिंग ऐसी लीनियर स्प्रिंग है तो वो फोर्स लगाती है के इंटू एक्स। जितना आपने दबाया उसको उतना ही फोर्स वो लगाएगी। और जब स्प्रिंग ऐसी हेलिकल होती है तो उसमें स्प्रिंग का फोर्स हो जाता है के इंटू फाइव। जितना एंगल आपने उसको घुमा दिया मल्टीप्लाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आपको फोर्स पता चल जाएगा। तो वैसे ही अब देखो यहाँ पे जैसे इस कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा ये घूमेगी और अपने साथ स्प्रिंग को भी घुमाने की कोशिश करेगी। तो स्प्रिंग बदले में एक फोर्स लगाएगी,
वो कितना होगा K/5। अब इसके ऊपर देखो एक ऑलरेडी फोर्स लग रहा है कॉइल के ऊपर और स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। ये मैग्नेट चाह रहा है वो ऐसे घूमे, लेकिन स्प्रिंग नहीं चाहेगी कि वो वैसे घूमे। पर स्प्रिंग कितने रेजिस्ट कर पाएगी, थोड़ा सा तो घूमने देगी, पर एक समय पे जाके रुक जाएगा। तो वहां पे वो रुक जाएगा, तो वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, फिर करंट की रीडिंग को चेक कर। इतना समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं, हमसे पहले करंट की वैल्यू पता होती है कि जब हमने 10 एम्पियर दिए ना, तो ये यहाँ पे जाके रुका था, तो वहां पे मार्क लगा दिए 10 का। फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम 5 एम्पियर भेजते हैं, तो देखते हैं पॉइंटर अच्छा यहाँ जाके रुका, ये हो गया 5। ऐसे करके मैं पूरी स्केल बना देता हूँ, उसके बाद उसको बेच देता हूँ। अब आप लगाते हो 5 एम्पियर, तो वो ऑटोमेटिकली वही जाके रुके। तो स्केल को हम कैसे बनाते हैं, खुद से प्रैक्टिकल करके बनाते हैं। तो देखो एक बार फिर से इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कि ये होता है हमारा क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें एक कॉइल होती है जो कि मूव कर सकती है, और कॉइल मूव तब करेगी जब उस पर टॉर्क लगेगा। तो कोई भी कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में होती है, यहाँ पे भी देखो ये आपको 2 मैग्नेट पोल दिख रहे हैं, तो देखो इसके बीच में ये हमारी कॉइल है। जैसे इसमें से करंट पास होगा, वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। पहले से मैग्नेट के बीच में है, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क होगा किसके बराबर, टाउ इज इक्वल्स टू NIAB के बराबर। ये वाला टॉर्क उसके ऊपर लगने वाला है। उस वजह से वो घूम जाएगी, और घूमेगी तो अपने साथ स्प्रिंग को भी रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो स्प्रिंग उसको धीरे धीरे करके अपोज करेगी। अब स्प्रिंग देखो धीरे धीरे घूम रही है, एक पर्टिकुलर फाई की वैल्यू आने के बाद इतना सफिशिएंट फोर्स वो डेवलप कर पाएगी कि अब उसको आगे जाने से रोक दिया। बस पॉइंटर वहीं पे एक जगह पे रुक जाएगा, और हम लोग पता कर लेंगे कि कितना वहां पे करंट फ्लो होगा। तो इसका डायग्राम देखो, ये कुछ इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कॉइल है, स्प्रिंग हमको दिख रही है। यहाँ पे देखो इसने क्या किया, जैसे यहाँ पे करंट पास हुआ, तो इसने घूमने की कोशिश की ऐसे, लेकिन ये स्प्रिंग लगी हुई है, तो क्या करेगी, धीरे धीरे वो भी एक फोर्स लगाएगी। अब ये और घूम रहा है और घूम रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्प्रिंग इतना सफिशिएंट फोर्स लगा देगी कि अब आगे नहीं घूम पाएगा, ये एक जगह पर रुक गया, और हम रीडिंग को नोट कर पाते हैं। अब लगा दिया है 2 जगह, नहीं नहीं, एक ही स्प्रिंग दोनों साइड काम कर लेता है, चाहे आप ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ। हेलिकल स्प्रिंग है, जैसे ये वाला जो स्प्रिंग होता है हमारा, अगर आप इसको ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, दोनों में अपोज करता है। चाहे तो उसको खींचने की कोशिश करो, चाहे उसको कंप्रेस करने की। अब यहाँ पे 2 लगा दिया है, वो बात अलग है, एक स्प्रिंग हमारा काम होगा। तो यहाँ पे देखो 2 मैग्नेटिक पोल के बीच में हमने ये कॉइल लगाई, कि घूमने की कोशिश की, स्प्रिंग ने उसको रोकने की कोशिश की। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जाके रुक जाएगा, और हम करंट को मेजर करें। अब देखो यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि जब हम लोग ऐसा मैग्नेट बनाते हैं, जब ये ऐसे मैग्नेटिक पोल्स बनाए N और S, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से रहेगी। लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे कर देंगे, पता है कि सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलरली निकलती है, और सामने वाली सरफेस पे भी परपेंडिकुलर जाके ही स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये नॉर्थ पोल ऐसे है, अगर ये ऐसे निकली, तो बताओ कि ये सरफेस से 90 डिग्री पे निकल रही है? नहीं, सरफेस से इनको हमेशा 90 डिग्री पे निकलना होता है, और सामने वाली सरफेस पे भी 90 डिग्री पे जाके ही इनको स्ट्राइक करना होता है। तो देखो ये एग्जैक्टली ऐसे 90 डिग्री निकलती है, उसके बाद ये इस पे भी जाके ऐसे 90 डिग्री पे टकराती है। तो इसमें ऐसी सीधी सीधी ना होके देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, इस पे भी जाके 90 डिग्री पे टकराएगी, और इससे भी कैसे निकली है, 90 डिग्री पे निकली। अब बोलोगे ये ऐसा ऐसा और ये ऐसे ऐसे क्यों नहीं हो जाती, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। इसलिए अगर मैं बोलूं इनको इस डायगोनल से उस तरफ जाना है, और उनको इस डायगोनल से इस तरफ जाना है, पर टकराना नहीं है ना, एक दूसरे की लाइन क्रॉस करना है, तो ये ऐसे जाएंगे और ऐसे निकल जाएंगे ना एक दूसरे को क्रॉस के। लेकिन देखो इस डायगोनल, इस कॉर्नर से निकल के अगले कॉर्नर पर भी पहुंच गए। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर निकली, घूमते फिरते बीच में इसने जो कुछ भी किया, लेकिन जाके दूसरे वाले पे भी परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर दी। तो यहाँ पे आप लोग देखो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, अब यहाँ पे ये एरो बना हुआ था, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा है। देखो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर निकलता है, और उस पर भी जाके कैसे स्ट्राइक करता है, परपेंडिकुलर। ऐसा इसलिए कि कॉइल जहां पे भी रहे उसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर। देखो कॉइल अभी ऐसी, तो देखो परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है। अगर कॉइल घूम के थोड़ी ऐसी हो जाती
क्योंकि देखो उसके ऊपर परपेंडिकुलर स्ट्राइक, क्या समझ पा रहे हैं? तो इसकी कुछ रेंज होगी ना, हाँ, से ज्यादा वो सब कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए तो हम लोग को अमीटर की जरूरत पड़ी। मैंने क्या लिखवाया है, बहुत स्मॉल करंट को ही मेजर कर पाता था। अब देखो, अब इसमें जो टॉर्क लगता है ना, कोई बहुत ज्यादा टॉर्क नहीं लगता है, छोटा सा टॉर्क लगता है। तो छोटे से टॉर्क को सहने के लिए आपको छोटी सी स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? कोई बहुत ज्यादा टॉर्क नहीं आता है, कॉइल के ऊपर एकदम मामूली सा टॉर्क आता है। तो मामूली सा टॉर्क अगर आता है तो भाई आप मामूली से ही करंट आप मेजर कर पाओगे। अगर आपने वहां पे बहुत बड़ी सी स्प्रिंग लगा दी, इतना तो टॉर्क ही नहीं पैदा हो रहा है कि उसको वो मूव कर पाए, तो आप करंट मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो आपको स्प्रिंग एकदम लाइट लगानी पड़ती है, क्योंकि बड़े आराम से मूव कर, उस वजह से ना आप बहुत कम करंट को ही मेजर कर पाते हो। चलो लिखो इसके बारे में। प्रिंसिपल, its working is based on the fact that its working is based on the fact that when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. It experiences a torque. Next लिखिएगा construction. Next लिखिएगा construction. The galvanometer consists of a the galvanometer consists of a coil with many turns. With many turns. इसमें हम बहुत सारे टर्न्स इसलिए देते हैं, जितने ज्यादा टर्न्स दोगे उतना ज्यादा टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। हमारी इच्छा यही है कि ज्यादा से ज्यादा टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो, इसलिए हम एन ज्यादा देते हैं, एरिया ज्यादा रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगाते हैं। क्योंकि करंट हमारे कंट्रोल में नहीं, कभी कम मेजर करना पड़ सकता है, कभी ज्यादा, इसलिए हम लोग बाकी सब वैल्यूज को ज्यादा रखते हैं शुरुआत में। मैनी टर्न which is free to rotate about a fixed axis, which is free to rotate about a free axis, sorry, about a fixed axis. Axis fix है, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, जैसे हमारा पंखा जो है फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है। फिक्स्ड एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, उसको हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि देखो आप रेडियस की डायरेक्शन में वो निकल रही है, ये देखो ये रेडियस की डायरेक्शन में निकलती है, देखो जाके रेडियस के टर्म्स में उसके नीचे जाके टकरा रही है, इसको हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, देयर इज अ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, देयर इज अ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर which increases the strength, which increases the strength of magnetic field, of magnetic field, and makes the field radial, and makes the field radial. Next heading, working. Under radial magnetic field, coil will experience a torque equal to tau is equals to NIAB. एक्चुअल में साइन थीटा भी होता है, बट यहाँ पे 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, अगर वो आपको समझना हो,
तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो ये है हमारा मैग्नेट, और यहाँ पे देखो ये कॉइल है। अब ये कैसे में भी रहे, निकल रही है यहाँ से रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो देखना ये किसी भी पोजीशन में रहे, अगर ये इस पोजीशन में है तो भी मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे इससे टकरा रही है। इस वायर पे देखो, ये वायर है, ये देखो किसी भी डायरेक्शन में रहे, यहाँ से पूरी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही है। देखो ये किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहे, हमेशा इससे 90 डिग्री, ये इधर आता है तो 90 डिग्री, ये ऐसे घूमता है तो इसके ऊपर 90 डिग्री पे टकरा रहा है। तो हमने वहां पे लिया है क्या, साइन थीटा की वैल्यू 1, t टाउ इज टू n लिख लेना भाई, तो याद नहीं रहेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट लीजिएगा, दिस मैग्नेटिक टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कॉइल and spring tends to rotate the coil, and the spring provides a counter torque ऐसे लिखना K5, counter torque K5 that balance the magnetic torque, तो जैसे हर एक्शन के इक्वल और अपोजिट एक रिएक्शन होती है, वैसे आपने कॉइल को घुमाया तो अपोजिट डायरेक्शन में वो भी एक टॉर्क लगाएगा। आप फोर्स लगाते हैं तो बदले में फोर्स मिलता है, जब आप टॉर्क लगाते हैं तो बदले में आपको टॉर्क मिलता है। तो यहाँ पे हमको कितना टॉर्क मिला स्प्रिंग का, यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया टॉर्क ऑफ स्प्रिंग विल बी K5। अब एक ऐसा टाइम आएगा कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, वहां पे पॉइंटर जाके रुक जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, K5 इज इक्वल्स टू NIAB, और यहां से फाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NAB अपॉन K इंटू I। लिखिएगा K5 balances the magnetic torque NIAB and results in equilibrium. अब अभी सिर्फ ये वाला लाइन लिखना, ये वाला K5 is equals to NIAB, बस ये हरे वाले लाइन को लिखना, K5 is equals to NIAB, where K is the torsional constant, of spring, and phi is the deflection. Phi is the deflection and is indicating on the scale by a pointer attached to the spring. जैसे देखो ये भी एक स्प्रिंग बना दी मैंने, अगर ये देखो इसको मैंने ऐसा किया तो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाता है और ये देखो सीधा हो जाता है, हो रहा है नहीं। ये देखो ये मैंने एक स्प्रिंग बना के रखी हुई है, ये कॉइल है मान लो, इसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता हूँ, मान लो ऐसा करके मैंने इसके ऊपर कुछ लटका दिया तो ये थोड़ी देर करके तो घुमा देगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जो टॉर्क लगा रहा था उसके कारण ये बैलेंस हो जाएगा और ये पेन रुक जाएगा। मान लो 100 ग्राम का आपने वजन लटका दिया, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, तो देखो ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका रोटेट होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जितना टॉर्क फोर्स लगा रहा था ना, उतने टॉर्क का भी रबर बैंड भी लगा रहा था। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं उसी को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। और देखो ये कितना डिफ्लेक्ट हो गया, उसको हमने कह दिया फाई। ये देखो इसने कुछ एंगल कवर किया है ना रुकने के पहले, ये जितना एंगल कवर किया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फाई। और हम लोगों ने वहीं पे एक स्केल लगा दी। अब एक्सपेरिमेंट हम लोग ना बार बार करेंगे, एक बार 1 एम्पियर करंट भेजेंगे, देखेंगे ये कितना डिफ्लेक्ट होता है, वहां पे मार्क कर दिए 1 एम्पियर। अब 2 एम्पियर करंट भेजे, फिर जहां पे ये रुक गया वहां पे लिख दिए 2 एम्पियर,
फिर 3 एम्पियर, जहां पे रुका वहां पे लिख दिए 3 एम्पियर। अब घर जाके आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आपने लगा दिया 4 एम्पियर, जहां 4 मैंने मार्क किया था ऑटोमेटिकली वहीं जाके रुक जाता है। तो हम लोग तो घर में भी जाके बना सकते हैं इसको। चलिए देखिएगा, पॉइंटर अटैच टू द स्प्रिंग, यहाँ पे हो गया। लिखिएगा वी हैव, अब नेक्स्ट टाइम नहीं लिखना, फाई इज इक्वल्स टू एन ए बी के इंटू आई। इसको मैंने इस तरीके से ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी कांस्टेंट, नाम ही कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देखो फाई जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, जितना आप करंट दो, ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन। देखिएगा, hence the deflection produced is proportional to the, hence the deflection produced is proportional to the current flowing through the galvanometer, current flowing through the galvanometer। कॉइल बोलो या गैल्वेनोमीटर, अब तो ये गैल्वेनोमीटर बन गया। अब इसके बाद छोटी सी हेडिंग जिससे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन अपोजिट माइनस बी, क्योंकि आपने इस तरफ लिख दी, अगर देखो उसको उस तरफ ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली माइनस के फाई होगा इक्वल टू 0। अभी तो अब कोई मूवमेंट नहीं होगी, सब बैलेंस हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया। अब देखिए हेडिंग करंट सेंसिटिविटी, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, करंट सेंसिटिविटी। लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग बना के रखे हुए हैं गैल्वेनोमीटर, तीनों का सेम साइज है, अभी एज्यूम कर लो छोटा बड़ा बन गया। तीनों में ये देखो पॉइंटर लगे हुए हैं, तीनों में से एक एक करंट, एक एक एम्पियर करंट पास हो रहा है। पता है ये तो यहां तक के पहुंच गया, इसमें से 1 एम्पियर करंट पास हुआ तो ये तो यहीं तक के रुक गया, इसमें से करंट पास हुआ तो ये यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ। तो कौन ज्यादा सेंसिटिव है इसमें से, ये बात, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। सेम करंट पास होने पे जिसका पॉइंटर ज्यादा मूव करे वो ज्यादा सेंसिटिव, और जो ज्यादा सेंसिटिव होगा उसी से आप क्या कर सकते हैं, करंट को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जितना ज्यादा सेंसिटिव हो, थोड़े से भी चेंज को वो सेंस कर ले, हल्का सा भी करंट बदला तो थोड़ा सा और इधर हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा हाँ करंट चेंज हुआ है। पर यूनिट एम्पियर करंट के लिए जिसमें जितना डिफ्लेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी को ना आई एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या बताता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। 1 एम्पियर करंट जाएगा तो उसमें से कितना डिफ्लेक्शन हुआ। इसमें देखो ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है, इसमें देखो मान लो ये है 45 डिग्री, ये मान लो 5 डिग्री, और ये है 10 डिग्री। तो इसमें 10 डिग्री मूवमेंट होता है फॉर 1 एम्पियर, इसमें 5 डिग्री का मूवमेंट होता है फॉर 1 एम्पियर, और इसमें 45 डिग्री का होता है फॉर 1 एम्पियर। तो ये जो आप लोगों ने निकाला ना 1 एम्पियर के लिए कितना डिफ्लेक्शन है, वही करंट सेंसिटिविटी। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट लाइन, आई एस इज इक्वल्स टू पाई अपॉन आई, पाई अपॉन आई, और एन बी ए अपॉन के। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था पाई इज इक्वल्स टू एन बी ए इंटू आई अपॉन के, तो आई से आई कट जाएगा, एन बी अपॉन के बचेगा। अच्छा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर एम्पियर। देख लेना, यूनिट इज रेडियन पर एम्पियर। उसके बाद लिखिएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी।
देखो भाई और बहनों, यहाँ पे फाई अपॉन आई है करंट। जैसे करंट को आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या बन जाता है, वोल्टेज। तो ये वोल्टेज भी नाप सकता है, करंट निकाल लो, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो, वोल्टेज मिल गया। तो लिखिएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। इट इज डिफाइंड, सेम लिख दो करंट की जगह पे वोल्टेज। It is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied. It is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is applied across the two terminals of the galvanometer। उसको हम कैसे लिखेंगे, Vs इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई इंटू आर। हमको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, हमको क्या निकालना था, फाई अपॉन वोल्टेज। तो फाई अपॉन वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। इस तरीके से इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, NBA अपॉन KR। अब एक न्यूमेरिकल है जो मैं चाह रहा था बाद में हम लोग करें, बट आज इसको कर लेते हैं। क्या ये नोट हो गया? हाँ, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है दो गैल्वेनोमीटर के लिए, एक का नाम है M1, एक का नाम है M2। इसका यूनिट रेडियन पर वोल्ट, नीचे आई इंटू आर है, तो वोल्टेज आ गया रेडियन पर वोल्ट। अब यहाँ पे देखो दो हमारे पास ये दिए हुए हैं, एक ये है एक ये है। हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर, सबके लिए देखो वैल्यू दिया हुआ है। फॉर्मूला देखे थे ना, इसमें हमको निकालना क्या है, करंट सेंसिटिविटी का रेशियो और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो। पर याद रहे M2/M1 निकालना है मीटर 1 के लिए, और मीटर 2 के लिए हमको करंट सेंसिटिविटी निकालना है, उनका रेशियो। अब करंट सेंसिटिविटी जो होती है उसका फॉर्मूला है IS इज इक्वल्स टू क्या, NBA अपॉन K, क्योंकि ये क्या था, NBA अपॉन K इंटू आई था, पाई की वैल्यू। अब भी फॉर्मूला लिखे ना हम लोग, फिर से बता देता हूँ इसको कि देखो करंट सेंसिटिविटी हम लोगों ने लिखा फाई पर आई, और फाई क्या था, NBAI अपॉन K, और नीचे एक आई ऑलरेडी है, ये क्या हो जाता है NBA अपॉन K। तो फॉर्मूला में सीधे NBA अपॉन K लिख रहा हूं। तो करंट सेंसिटिविटी जो होती है IS इज इक्वल्स टू होती है NBA अपॉन K। तो देखो पहले वाले के लिए हमको N दिया हुआ है, A दिया हुआ है और B दिया हुआ है। तो देखो N, B और A दोनों तीनों चीज दी हुई है, लेकिन K नहीं दिया हुआ। तो हमको पता है एक्चुअल में आगे जाके ना दोनों की करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है। तो देखो पहले वाले के लिए करंट सेंसिटिविटी कितनी हो जाएगी, N1 B1 A1 अपॉन K, और दूसरे वाले के लिए करंट सेंसिटिविटी N2 B2 A2 अपॉन K, और उसने बोला है करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकाल। देखो डिटरमिन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। तो जब दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो K से K कट जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज तो दी हुई है। तो वैल्यूज पुट करके लोग आंसर निकालेंगे। बुक रखा है कोई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाँ तो इसका आंसर चेक कर लेना। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है ये, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी हाँ, नीचे में क्या होता है, इसमें आर आर होता है। यहां से देखो IS2 बाई IS1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 B2 A2 अपॉन N1 B1 A1। वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर 2 और वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 B2 A2 R1 अपॉन N1 B1 A1 R2। क्योंकि R नीचे था ना फॉर्मूले में, तो वहां पे भी देखो R ऐसा हो जाएगा। देखो N2 B2 A2 अपॉन R2 और N1 B1 A1 अपॉन R1, R1 ऊपर चला गया।
के से के तो ऑलरेडी करी गई, वैल्यूज पुट करके सीधे आप आंसर निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, बताओ कितना समय लगेगा इसको निकालने में? 2 मिनट। 2 मिनट। अगर आप जानते हैं कि क्या है करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी, तब क्या इतना समझ में आया? बस फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछते रहता है, इसलिए न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया। हाँ, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, पहले इसको अमीटर और वोल्ट मीटर बनाना है, आज ही बना देते हैं, खत्म करते हैं। देखो अगर मैं पढ़ाने से नहीं थक रहा हूँ तो आपको पढ़ने से बिल्कुल नहीं थकना चाहिए, है ना। आप लोग भले स्कूल अटेंड करके आए हैं, मैं भी कॉलेज अटेंड करके आता हूँ, है कि नहीं? तो देखो हमें ना करंट मेजर करना है। अगर हमें करंट मेजर करना है, देखो यहाँ ये एक बैटरी रखी हुई है, हमें ये निकालना है कि इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है। जब भी आपको करंट मेजर करना है ना, तो उस डिवाइस को आपको हमेशा सीरीज में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो इसके साथ में मैं सीरीज में लगाऊंगा। यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, एक गैल्वेनोमीटर मैंने उठाया, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, और आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर में एक कॉइल होती है, और जहां पे भी ये वायर कॉइल आएगा उसका भी एक रेजिस्टेंस होगा। तो हमारे गैल्वेनोमीटर भाई साहब का ना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RG, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और अब वो वाला वायर जिसका हमको मतलब जिसमें से हमको करंट निकालना था, देखो केस हमारा एकदम सिंपल था, कुछ इस तरीके से था कि भैया यहाँ से पास होने वाला करंट निकालो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना गैल्वेनोमीटर जो है ना उसको फिट कर दिया। अब देखो जो भी करंट जा रहा है वो गैल्वेनोमीटर से मुझे जाएगा, गैल्वेनोमीटर बताते ही ये चीज में कितना करंट है, वो हमको यहाँ पे करंट की वैल्यू बता देगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? पर यहाँ पे देखो जो इसका जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, वो भी तो यहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा भाई। एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, अगर यहाँ पे और रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, तो एक बात बताओ, क्या इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा? सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, और जब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या ये सही वैल्यू को मेजर करेगा? नहीं, आपने तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दिए। जैसे आप सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं ना, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाता है। आपको पता है ना V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। अगर आपने सर्किट का रेजिस्टेंस ही बढ़ा दिया तो इस कारण से क्या होता है, करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये जो है ना वहां पे करंट की वैल्यू को कम कर दे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, हम यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके साथ में एक पैरेलली रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब देखो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देखो बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट। ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसका है IG। हमने क्या किया, इसके साथ में पैरेलली में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसा। अब जो भी करंट आएगा वो देखो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। इससे जो करंट जाएगा उसका नाम IG, आई करंट आएगा, तो नीचे क्या बचेगा, I माइनस IG। ये दोनों आगे जाके फिर मिलके I बन जाएगा। ऐसा करने से हुआ, ऐसा करने से हमने जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाया है ना, इसको हम बोलते हैं शंटिंग रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, एकदम मामूली। और आप लोग सब जानते हैं कि देखो जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये 10 है और ये 5 है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो 10 और 5 के बीच में होगा, कि 10 से ज्यादा होगा या 5 से कम होगा? 5 से भी कम होगा। ये खूबसूरती है। जब भी कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है ना, वो छोटे वाले से भी छोटा होता है। देख लेते हैं यहाँ पे कितना होगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, यानी कि 50 अपॉन 15, यानी 3 पॉइंट समथिंग। तो सोचो यहाँ पे अगर मैं एक बहुत छोटा मामूली सा रेजिस्टेंस लगा दिया तो इस पूरे ओवरऑल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, छोटे वाले से भी कम। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है,
यहाँ पे हम लोग 0.1 ओम का लगा देंगे, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, 0.1 से भी कम। तो ओवरऑल जो है ना रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया, कम इन द सेंस जो पहले से था ना आर वो तो वैसे ही रहेगा, ये पहले वाला आर का एज इट इज है, इसका जो रेजिस्टेंस मिल रहा था उसकी वैल्यू बहुत कम है, उस वजह से अब रीडिंग में गड़बड़ी नहीं है। इतना क्लियर हो रहा है? तो पता है ऐसा करने से एक दूसरी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस, अगर ये है 90 ओम और ये है 10 ओम, अगर यहाँ से करंट जा रहा है 100 एम्पियर का, क्या दोनों में से 50-50 जाएगा? नहीं। पता है जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होते हैं करंट भी उसी रेशियो में जाता है। अगर यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, 90:10, तो करंट का रेशियो भी 90:10 होगा, लेकिन यहां से 90 जाएगा और यहां से 10, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। अब यहाँ पे देखो, यहां से जो करंट आई आया था, तो देखो आई, अब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका कम, यानी कि यहाँ से बहुत मामूली से करंट ही पास होने वाला है और यहाँ से भर भर के करंट जाएगा। और हमें तो यही चाहिए था। गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत नाजुक सा होता है, पतली सी कॉइल, पतली सी स्प्रिंग, आप चाहते भी नहीं कि उससे ज्यादा करंट पास हो, और हमको देखो मिल रहा है वो चीज कि हाँ इसमें से तो कम करंट जाएगा। लेकिन नापना तो हमको था कितना, 100 एम्पियर को, लेकिन यहाँ पे जा कितना रहा है, 1 एम्पियर, बाकी का 99 तो यहाँ से जा रहा है, तो ये कितना मेजर करेगा, जो इसमें से जाता है ये उसी को तो मेजर करता है। तो भाई नापना था 100 और ये क्या नाप लेगा, 1। लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा का पूरा इस रेजिस्टेंस। जितना यहाँ पे आप रेजिस्टेंस छोटा लगाओगे उतना कम करंट यहाँ से पास होगा। तो आप इसको कंट्रोल करके इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो पता है मुझे पता चल जाता है कि मैं जब यहाँ पे उतना रेजिस्टेंस लगाता हूँ तो कितने गुना कम करंट यहाँ से जाता है। अगर मुझे पता है कि 99 टाइम्स छोटा करंट यहाँ से जाएगा, तो पता है अगर इसने मुझे बताया करंट 1 एम्पियर है, तो मुझे पता है 99 टाइम्स कम बताता है, तो उसमें 99 टाइम्स ज्यादा करके अपना रीडिंग शो कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो आप जो एक्टिवा चलाते हो उसका जो मीटर है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, वो जितना भी आप स्पीड में चलते हो ना उससे 10 कम बताता है। अगर वो 25 बता रहा है तो आपकी एक्चुअल स्पीड क्या है, 35, क्योंकि आपको पता है वो 10 कम बता रहा है। तो वैसे हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसा रेजिस्टेंस लगाया है कि वो जितना भी करंट जाता है ना उसका देखो यहाँ पे 100 गुना कम कर दिया। तो ये कितना बताएगा कि 1 एम्पियर जा रहा है, लेकिन आपने रेजिस्टेंस ही तो ऐसा लगाया था कि इसमें से 100 गुना कम करंट जाए, तो आपको पता है कि ये जितना भी बताएगा उसका 100 गुना कर देना। समझिए? तो अब देखो ऐसा करके ना आप यहाँ पे बड़े से बड़ा करंट भी मेजर कर सकते हो। ये रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा मैक्सिमम करंट यहीं से पास होगा। तो बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगाओ, सारा करंट यहीं से पास होगा, मामूली सा यहाँ से पास होगा, और हमको पता है कितने गुना इसका कम है, तो हम लोग एक्चुअल रीडिंग बता देते। तो एक ही गैल्वेनोमीटर है, हम लोग बस इसको चेंज कर करके नया नया अमीटर बनाते जाते हैं, उसकी रेंज हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं। हाँ ये हम लगा रहे हैं, ये हमको पता होता है, अभी हम लोग वही करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल में लगा के आप वोल्टेज मेजर कर सकते हो। अगर आपको करंट पता करना है तो हमेशा सीरीज में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो लिखो अच्छा मैं इसकी फोटो खींच के अगर नोट्स भेज दूं तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, इसका भी और वोल्ट मीटर का भी ऐसे भेज देता हूं। अब देखो वोल्ट मीटर में क्या होता है, 1 मिनट लगेगा, 60 सेकंड। वोल्ट मीटर में क्या होता है कि मान लो आपको इसके अक्रॉस आपको पता करना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल ही लगाना पड़ता है।
तो यहाँ पे देखो मैंने अपना गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस पॉइंट पे, ये देखो जी, और ये उसका खुद का रेजिस्टेंस है आई जी, और ये यहाँ पे चला गया। अब देखो पॉइंट ए और बी का ये क्या करेगा, अब यहाँ से हमको करंट की वैल्यू बता देगा, आई की वैल्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आर क्या बता देता है हमको, वोल्टेज को। भाई गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, उससे करंट जा रहा है 5 एम्पीयर, तो 5 इंटू 10 50 वोल्टेज आपको मिल जाएगा। याद है, सब भूल गए कि अगर करंट पास हो रहा है और बीच में रेजिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, वोल्टेज ड्रॉप आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे अभी गड़बड़ वाली बात है कि अगर ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है और रेजिस्टेंस बहुत कम है तो क्या होगा, सारा का सारा करंट यहीं से पास हो जाएगा और हमारे गैल्वेनोमीटर को बर्बाद कर देगा। हम नहीं चाहते कि उसमें से ज्यादा करंट पास हो, तो इस बार क्या करेंगे, इसके साथ सीरीज में हम लोग सीरीज में इसके साथ में क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा करंट यहीं से पास होगा। बस यही डिफरेंस रहता है। तो मैं इसका नोट्स आप लोगों को भेज देता हूँ। अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो लास्ट में क्वेश्चन है इसके ऊपर, गैल्वेनोमीटर जो है उसको आपको अमीटर बनाना है जो कि 6 एम्पीयर मेजर कर सके, तो क्या करना चाहिए। उसके बाद अमीटर को आपको बनाना है एक वोल्ट मीटर, वो 18 वोल्ट मेजर कर सके, तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे। एकदम इजी, बस एक छोटा सा फॉर्मूला और आंसर पे पहुंच जाए। तो अगली क्लास में हम लोग भर भर के पूरे एनसीईआरटी वर्ग के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख ही रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन हमको करने हैं अगली क्लास। आप लोग अपनी फॉर्मूला शीट को बस कंप्लीट करके लेके आइएगा, सारे फॉर्मूले उसमें रहेंगे, सारे न्यूमेरिकल एक एक करके हम खत्म करेंगे। क्या इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग फॉर्मूला शीट बना के लेके आएंगे, ठीक है, बना के लाना है। चलिए तो भाई आपको, हाँ मैं भेज आपको भेज। चलिए बेटा, जो ऑनलाइन है वो लीव कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।